अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने दिल्ली के ऐसे 14 शेल्टर होम के सिलसिले में तफसीलात रखूँगा जहाँ पर ख़वातीन और लड़कियों के साथ इस्तेहसाल के मामले सामने आए हैं और इन ख़बरों को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। इसी तरह बैंक के मामले को लेकर के और उसमें अमाउंट और अकाउंट को रखने की और बड़ा सरमाया रखने को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें सोशल मीडिया के तहत फैल रही हैं। लेकिन अब ओडिशा के एक चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी महकमों से एक बात कही है जिसकी वजह से इस बात को तक़वियत पहुँच जाती है कि वाकई जो है बैंकों का मामले में गड़बड़ नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें हैं हरियाणा से ताल्लुक़ से, बीजेपी के ताल्लुक़ से और महाराष्ट्र में किस तरह 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके आए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, जिन लोगों ने अभी तक उसका दीदार नहीं किया ज़रूर जा कर के दीदार करें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं बैंकों के सिलसिले में। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इधर कुछ दिनों से एक ऑडियो फॉरवर्ड हो रही थी सोशल मीडिया में, जिसमें कहा जा रहा था कि बाबरी मस्जिद फैसले के मौके पर लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए और इन हालात का फ़ायदा उठा करके गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि जो है इमरजेंसी नाफिज करे और उस तरह से जो है लोगों का पैसा ब्लॉक किया जाए और उनको ज़्यादा पैसा निकालने ना दिया जाए, जैसे कि आजकल बहुत सारे बैंकों के मामले में ऐसा हो रहा है। अब उस ऑडियो की क्या सच्चाई है ये नहीं जानते, लेकिन एक आज ताज़ा खबर आई है जिसकी वजह से वो खबर तक़वियत, उस तरह की ख़बरों को तक़वियत मिलती है। उड़ीसा के एक नौकरशाह ने सरकारी महकमों को मुमकिना जोखिम के मद्देनज़र बैंकों में पैसा रखने के मुतालिक आगाह किया है, जिस पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाराज़गी का इजहार किया। हुक्काम के इस रवैये पर आरबीआई ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के पैगाम से आवाम में खौफ का माहौल बनेगा। रिजर्व बैंक के इस रद्दअमल के बाद उड़ीसा सरकार की चीफ सेक्रेटरी ए.के. मैना ने सफाई देते हुए वजाहत जारी की है। मैना ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में किसी भी बैंक की इक़्तिसादी सेहत पर राय नहीं रखती है। इस पूरे मामले की शुरुआत मैना के जरिए सोमवार को सरकारी महकमों को लिखे ख़त से हुई। मैना ने सरकारी महकमों को लिखे ख़त में कुछ अखबारों की उन खबरों की जानिब तवज्जो दिलाई जिनमें बैंकों की इक़्तिसादी सेहत के बारे में बताया गया था। मैना ने महकमों से कहा कि वो बैंकों में पैसा जमा कराते वक्त एहतियात से काम लें। मुंबई के पीएमसी बैंक घोटाले और कुछ दूसरे इक़्तिसादी इदारों की सूरत हाल के बाद मैना ने यह ख़त लिखा था। उन्होंने अपने ख़त में लिखा था कि अगर कोई महकमा बैंक में पैसा जमा करता है तो ये मुताल्लिका महकमा या अफसर की ज़ाती जिम्मेदारी होगी, उस पर हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होगा। इसके जवाब में रिजर्व बैंक के एक अफसर ने जुमा को कहा, आप इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर कोई जिम्मेदार ओहदे पर बैठा शख्स बैंकों की इक़्तिसादी सेहत के बारे में कोई सलाह जारी करता है तो इससे आवाम में खौफ पैदा हो सकता है, साथ ही इससे इक़्तिसादी निज़ाम के इस्तेहकाम को कुछ गैर मतलूबा नताइज झेलने पड़ सकते हैं। ये खबर भाषा में छपी थी, जिसको जो है दीवार ने भी शाये किया और बहुत सारे अखबार ने इस खबर को जगह ली है। क्योंकि इस वक्त के हालात ऐसे हैं, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद और इक़्तिसादी हालात जो इस वक्त मुल्क के बनते जा रहे हैं और बैंकों से जिस तरह बैंकों के लोग लूट करके भाग रहे हैं या बैंक खुद बन कर की जो है आरबीआई की जानिब से उनको जब हिदायत दी जाती है तो पैसा ना निकालने पर इस तरह की पाबंदियाँ आयद होती हैं। तो ऐसे हालात में इस तरह की खबरें जब आती हैं तो वाकई में आवाम में खौफ दहशत का माहौल होता है और लोग एहतियातन जो है बैंकों से पैसा निकालना भी शुरू कर चुके हैं। इसलिए कि अचानक रात में और दिन में इस तरह के फैसले हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब पूरे मुल्क में न तिजारत ठप पड़ी हुई है, सारी कंपनियां बंद होती जा रही हैं, ऐसे हालात में अगर जमा पूंजी भी कोई ना निकालने के लिए कहे तो जाहिर सी बात है कि आवाम को परेशानी होगी। ऐसे हालात में शायद इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती हैं। बहरकैफ हमें भी एहतियात बरतना ज़रूरी मालूम होता है ऐसे हालात में। बहरकैफ अब बात करते हैं नाज़रीन एक ऐसे इलाके की जहाँ पर ख़ुद फ़ौजी ने अपने साथियों को मार डाला है। जी हाँ, ये साइबेरिया की एक खबर है। साइबेरिया के एक फ़ौजी ने अपने ही साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में
8 अहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक मंगोलिया की सरहद के नजदीक छावनी में रूसी फौज के अहलकार ने जहनी दबाव और घरेलू मसाइल की वजह से अपने ही साथियों पर फायरिंग करके 8 अहलकारों को कत्ल कर दिया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हमलावर अहलकार को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। बादशाह रूसी फौजी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि फौजी एहलकार ने अपने सरकारी असलहा से फायरिंग शाम 6:20 पर की थी। उस वक्त गार्ड्स तब्दील किए जा रहे थे। वजारत ने कहा कि मज़कूरा वाक़या मंगोलिया से 93 मील दूर सरहद के करीब पेश आया और मज़कूरा एहलकार जहनी थकावट और घरेलू मसाइल का शिकार था। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी मिलिट्री में 1990 से 2000 के दरमियान अफवाज की जानिब से फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से एहलकारों को दिए जाने वाले मुआवजे की कमी बताई गई थी। हालिया बरसों में इस तरह के वाक़यात निस्बतन कम हुए हैं, क्योंकि रूसी फौजी एहलकारों की मुराआत में इजाफा किया गया है। भाई नाज़रीन, न सिर्फ रशिया की बल्कि बहुत सारे अलग अलग ममालिक से भी ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं कि छेड़खानी की वजह से किसी फौजी ने अपने साथियों को मार गिराया, या फिर जो है किसी थोड़ी सी बात को लेकर के गुस्से में आकर। इस तरह की हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से इस तरह बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। अब ये रशिया की फ़ौज की जानिब से खबरें आई हैं। जाहिर सी बात है कि फ़ौज में रहने वाले नौजवानों को बहुत सारे मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल हो कि या उनकी इक़्तिसादी तौर पर भी उनके अपने मसाइल होते हैं। शायद यही जहनी दबाव की वजह से फ़ौजी ने इस तरह का इंतहाई कदम उठाया था। बैकअप नाज़रीन, अब बात करते हैं हरियाणा की। जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी इस वक्त हुकूमत बनाने जा रही है और ये हतमी रिपोर्ट है। हरियाणा में हुकूमत बनाने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के दरमियान मुआहदे को जुम्मा की रात हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी के सदर अमित शाह से जेजेपी के सदर दुष्यंत चौटाला ने देर रात मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी इत्तेहाद की हुकूमत बनाने का ऐलान किया। इस मौके पर दोनों के अलावा बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। हफ्ते के रोज बीजेपी के अरकान असेंबली पार्टी के रहनुमा मुंतखब होने के बाद रियासत में हुकूमत बनाने का अमल तेज किया जाएगा। अमित शाह ने इत्तेहाद का ऐलान करते हुए कहा कि कई आज़ाद अरकान असेंबली में भी हिमायत की है। उन्होंने कहा, हफ्ते के रोज बीजेपी के अरकान असेंबली पार्टी के रहनुमा की इंतखाब हो जाने के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील तेज कर दी जाएगी। बैकअप नाज़रीन, यहाँ पर गठजोड़ बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। अमित शाह चूंकि महसूस तो ये हो रहा था कि हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल रही है, क्योंकि वो बहुत कम सीटें वहाँ पे हासिल की थी, लेकिन उन्होंने अपना हरबा इस्तेमाल करते वहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हुए और जेजेपी को अपने अंदर कर लिया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी में शामिल होकर करनाल असेंबली सीट से वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इंतखाब लड़ने वाले बीएसएफ के साबिक जवान तेज बहादुर यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने वीडियो जारी कर दुष्यंत चौटाला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जेजेपी हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, जिसकी वजह से वो पार्टी से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने इस इत्तेहाद को हरियाणा के आवाम के साथ गद्दारी बताते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला को अपोजिशन में बैठना चाहिए था। बीजेपी के साथ हाथ मिलाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। तेज बहादुर ने दुष्यंत चौटाला के जरिए उठाए गए कदम को गलत ठहराते हुए कहा कि जब बीजेपी आज़ाद अरकान असेंबली के साथ मिलकर हुकूमत बना रही थी, तब आप खुद गए और इत्तेहाद किया, जो किसी तरह दुरुस्त नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के आवाम के साथ ये धोखा है और इत्तेहाद पूरी तरह गलत है। वाज़ेह है कि बीएसएफ से बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से इलेक्शन लड़ा था। इससे कबल तेज बहादुर ने लोकसभा इलेक्शन में वाराणसी से पीएम उम्मीदवार को चैलेंज पेश किया था। तेज बहादुर ने वाराणसी से पहले बतौर आज़ाद उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नामजदगी रद्द होने के 2 दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि नामजदगी रद्द होने की वजह से तेज बहादुर लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ पाए। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र में जीते हुए 10 मुस्लिम अरकान असेंबली की। महाराष्ट्र की 288 असेंबली नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में मुसलमानों की तादाद कम रही है। इस बार रियासत में 10 मुस्लिम अरकान असेंबली ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 12 मुस्लिम उम्मीदवारों ने दूसरा मकाम हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों में एक शिवसेना का उम्मीदवार भी शामिल है। साल 2014 के असेंबली इंतखाबात में 9 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब रहे थे। इस मरतबा तादाद में एक रुकन असेंबली का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उसके बाद एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एसपी समाजवादी पार्टी के 2-2 उम्मीदवार कामयाब रहे। कामयाब होने वाली एक रुकन असेंबली का ताल्लुक शिवसेना से है। इधर बीजेपी ने साल 2014 की तरह इस मरतबा भी महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया।
वाज़ेह है कि महाराष्ट्र की 40 असेंबली नशिस्तों पर मुस्लिम वोटर फैसलाकुन किरदार अदा करते हैं। कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की अगर फहरिस्त देखी जाए तो कांग्रेस से मुंबा देवी से अमीन पटेल ने, बांद्रा वेस्ट से जीशान बाबा सिद्दीकी ने और मलाड से असलम शेख ने। इसी तरह एनसीपी से अनुशक्ति नगर से नवाब मलिक और कागल से मियां मुशर्रफ हसन लाल ने। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अगर देखा जाए तो धुलिया से शाह फारूक अनवर और मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब। और इसी तरह समाजवादी पार्टी की बात करें तो भेवंडी मगरिब से रईस कासिम शेख और मानखोर शिवाजी नगर से अबू आसिम आजम। और शिवसेना से बात करें तो सेलवट से अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी ने यहाँ से जो है इंतखाबात जीता है और रुकने असेंबली बने हैं। नाज़रीन, गौरतलब यह है कि महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ मुसलमान वोटर्स हैं, जो कि रियासत की 11.24 करोड़ आबादी का 11.56% है। शिमाली कोकन, खानदेश, मराठवाड़ा और मगरबी विदर्भ में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। मुंबई की नशिस्तों समेत 40 असेंबली हलकों में मुस्लिम कम्युनिटी का अहम किरदार है। कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद मुस्लिम वोटरों के लिए फितरती इंतखाब समझा जाता है, जो रिवायती बीजेपी वोटर नहीं रहे। काबिल जिक्र है कि 288 नशिस्तों पर मुश्तमिल महाराष्ट्र असेंबली के लिए इस मरतबा बीजेपी के 105, शिवसेना ने 56, कांग्रेस के 44 और एनसीपी के 54 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। वहीं दीगर उनके खाते में 29 सीटें चली गई हैं। इसके अलावा 12 मुस्लिम उम्मीदवार मजबूत पोजीशन में थे और उन्होंने दूसरा मकाम हासिल किया है, जैसे कि अकोला वेस्ट से साजिद खान कांग्रेस से दूसरा मुकाम हासिल किया। भिवंडी वेस्ट से खालिद गुड्डू ने, जो आज़ाद उम्मीदवार थे। चांदोली से आरिफ नसीम खान, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। औरंगाबाद से अब्दुल गफ्फार, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। इसी तरह शोलापुर शहर से फारूक मकबूल सिटी, ये भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन से थे। बशोमियाई से सैयद शालपुर शिमाली, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसी तरह बांकोला से वारिस पठान, ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट थे। बांद्रा वेस्ट से आसिफ अहमद जकरिया, ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे। मुमरा से जहांगीर सैयद, जो शिवसेना की जानिब से कैंडिडेट थे, इन्होंने भी दूसरे नंबर पर अपना नाम दर्ज किया। इसी तरह परभनी से मोहम्मद गौस वीबीए, ये भी एक आज़ाद पार्टी है, वहां से। और मीरा भाईंदर से मुजफ्फर हुसैन, जो कांग्रेस से लड़े थे, इन लोगों ने भी दूसरा मकाम हासिल किया। मतलब यह था कि थोड़ा और अगर सेकुलर वोट नहीं बढ़ते तो ये भी जो है मेंबर असेंबली बनने में शायद कामयाब हो जाते, चूंकि ये डायरेक्ट रास्त तौर पे जो है बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे थे। बैकफ नाज़रीन, ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने का मकसद यही है कि हम लोग कहाँ चूक कर जाते हैं, इस पर हम लोगों को नज़र करना है। बाज़ दफ़ा हम लोग अगर दूसरे नंबर पर आकर के नाकामी हासिल करते हैं तो वहाँ पर हम सियासी सूझबूझ में हमको और आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि आखिर दूसरे नंबर पर क्यों आए, पहले नंबर पर किस तरीके से आ सकते थे, किस पार्टी से गठजोड़ हो सकता था, किसके सामने बैठ करके हम जो है इस तरह के प्लानिंग करते तो उस नंबर पे आते। इस तरह अगर सोचते हैं तो अगले इंतखाबात में ये सारे लाएहमल हम रख सकते हैं। यही वजह है कि सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने का सीधी बात का अपना मकसद है। नाज़रीन, अब एक अफसोसनाक खबर है दिल्ली से। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आने के बाद अब दिल्ली के कुछ शेल्टर होम में भी खवातीन और बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल और जबरो इस्तिबदाद की बात सामने आई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने दिल्ली में खवातीन और बच्चियों के लिए चलने वाले शेल्टर होम की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली वुमेन कमीशन और हुकूमत की हिदायत पर यह ऑडिट 14 शेल्टर होम में किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ने अपने 143 पेज की रिपोर्ट में बताया कि शेल्टर होम में सजा की आड़ में बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है। सबसे ज्यादा जिनसी इस्तेहसाल और ज्यादती के मामले उन शेल्टर होम में सामने आए हैं जिनको कोई फर्द या एनजीओ चलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने, जिस्म में खोलता पानी डालने, खाना न देने जैसे कई संगीन मामले सामने आए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ने ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली हुकूमत को सौंप दिया है। दिल्ली वुमेन कमीशन के जरिए रिपोर्ट करने के बाद मंगल को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सदारत में हुई मीटिंग में इस पर बात हुई। हुकूमत ने इस पर शदीद तशवीर का इजहार किया है। दिल्ली हुकूमत के एक अफसर ने कहा कि पुलिस में शिकायतों को दर्ज कराने समेत बदसलूकी के संगीन मामलों पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जुनूबी मगरबी दिल्ली के एक शेल्टर होम में जहां बेसहारा और इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुई 18 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को रखा जाता है। वहां एक मुतासिरा ने बताया कि एक बार कपड़े उतरवा कर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली गई। वहीं एक दीगर मुतासिरा ने बताया कि उसके जिस्म में खोलता पानी डाला गया। बैकफ नाज़रीन, एक बहुत ही इबरतनाक और इसी तरह बहुत ही हैबतनाक कहानियाँ हैं जो इस तरह के शेल्टर होम से निकल करके आती हैं।
यूपी से भी इस तरह की खबरें आई, बिहार से भी इस तरह की खबरें आई, अब नई दिल्ली से इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इस खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा करके उन लोगों का चेहरा नहीं दिखाता जो ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। यहाँ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के मध्य मुकाबिल हर तरह की जो है चीज़ें जिनसे इस्तेसाल उन लड़कियों के साथ हो रहा है जो बेयारो मददगार होकर इन शेल्टर होम में कुछ खाने के लिए और रहने का सहारा लेकर के आती हैं, लेकिन उन्हीं ख़वातीन को, उन्हीं लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ जुल्म व तशद्दुद का रास्ता अपनाता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को उठाने के बजाय किसी नेता की चापलूसी में लगा हुआ है। हकीकत में ये सारी खबरें लोगों के सामने लाना चाहिए और हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत समेत इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया को उनका चेहरा दिखाना चाहिए। लेकिन इन तमाम मामलों पर, मुद्दों पर बात करने के बजाय मीडिया सिर्फ चापलूसी में लगा हुआ है। और यहाँ पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो लोग नारा लगा रहे हैं उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, जिस पर वाकई हिंदुस्तान को और हर हिंदुस्तानी को इस पर तशवीश करना और इस पर एहतजाज करना ज़रूरी है। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त है, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।